हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लोग कोरोना के दूसरे सीज़न में स्वस्थ रहें और सेफ रहें। तो हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट और लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। एक बात और, जो भी इस कोरोना काल में अपने आप को मोटिवेट करके पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, डेफिनेटली उनका सिलेक्शन इस बार होगा, ज़रूर होगा, है ना। तो हम लोग गाइस शुरू करते हैं परसेंटेज। तो ये लास्ट चैप्टर होगा, परसेंट ये लास्ट मतलब कि लास्ट पार्ट होगा, है ना। तो देखते हैं क्वेश्चंस हम लोग। इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट्स participated 10% votes did not cast their votes, है ना। तो एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं और 10% लोग जो है वोट नहीं डालते हैं। 500 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड आउट ऑफ कास्टिंग वोट्स, है ना। तो जो लोग वोट देने आते हैं उनमें से 500 वोट जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। इफ़ द विनर गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय 800 वोट्स, है ना। तो विनर जो है वो वैलिड वोट का 60% पाता है और 800 वोट से जीत जाता है। तो हमको बताना है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। तो हम बताना है कि वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने वोटर्स थे। तो इसको जो है हम एक तो हम शुरू से बना सकते हैं या फिर हम लोग रिवर्स होके चल सकते हैं। तो रिवर्स का मतलब क्या कि हम लोग वैलिड वोट को ही अगर हम 100 एज्यूम कर लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, हमको आसानी हो जाएगा। अगर हमको वैलिड वोट अगर हम पहले निकाल लेते टोटल कितने वैलिड वोट थे तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले वैलिड वोट हम देख लेते हैं। विनर को ये विनर जो है 60% वैलिड वोट का मिला है ना। तो 60% विनर को मिला है, तो जाहिर सा बात है कि 40% जो है वो जो 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 हार गए हैं, ये जो इलेक्शन हारा होगा 40% उसको मिला होगा। तो 60% अगर विनर को मिला तो लूज़र को 40% मिला होगा, है ना। और इसी का डिफरेंस दिया हुआ है ना। विनर्स जो है 800 वोट से जीतते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे भी विनर जो है, यहाँ पे विनर जो 100 आउट ऑफ 100 ये 60 लेके आ रहा है और लूज़र जो है 40 लेके आ रहा है। तो यहाँ पे विनर जो है कितना ज़्यादा लेके आ रहा है, 20 ज़्यादा लेके आ रहा है आउट ऑफ 100। तो 20 जो है ये किस चीज़ को बता रहा है, 20 यूनिट जो है ये 800 वोट्स को बता रहा है ना। तो 100 यूनिट किसको बताएगा, परसेंटेज है ना। ये 20 आउट ऑफ 100 है। तो हम 100 से 100 का मतलब ये टोटल हमारा वैलिड वोट यहाँ पे पता चल जाएगा हमको, है ना। तो ये 5 बार में कट हो गया, 8 बचे 40। तो ये 4000 जो है हमारा ये वैलिड वोट आ गया। अब वैलिड वोट में 500 अगर हम 500 क्योंकि वोट जो इनवैलिड हो गए थे तो 500 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये टोटल वोट कास्ट कितना वोट कास्ट हुआ था, है ना, कितने लोग वोट देने आए थे ये पता चल जाएगा। तो ये 4500 जो है ये टोटल वोट कास्टेड था, है ना। तो ये कितना है, ये टोटल वोट कास्टेड है। और ये जो है ये जितने लोग थे उसका 10% जो वोट देने नहीं आए थे, है ना। तो वोटिंग लिस्ट में जो टोटल लोग होंगे उस शहर का जो है टोटल लोग जो होंगे वो वोटिंग लिस्ट में होंगे। और वो टोटल जो है वो टोटल का 10% जो है नहीं आए वोट देने के लिए। तो ये जो है ये 4500 जो है ये किस चीज़ को बता रहा होगा, ये 90 को बता रहा होगा, है ना। तो 90 हम क्या डिनोमिनेटर में रखते हैं और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे, है ना। अगर ये क्या है, अगर ये टोटल अगर एक तरह से अगर हम वोटिंग लिस्ट को 100 यहाँ पे एज्यूम कर लें तो उसमें से 10 लोग नहीं आए, है ना। उसमें से 10 लोग तो नहीं आए, तो 10 लोग नहीं आए तो यानी कि 90 लोग ही वोट दिए। और 90 जो है
ये किसको बता रहा है, 4500 को बता रहा है। तो इसको हम ये 4500 को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है टोटल ये क्या निकल जाएगा, वोटिंग लिस्ट में निकल जाएगा पीपल इन वोटिंग लिस्ट। 9 5 ज़ा 45, सॉरी, तो ये 5000 हो गया, यही आंसर हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड, है ना, एक इलेक्शन में 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे, 20% वोट्स डिड नॉट 20% वोटर्स डिड नॉट वोट एंड 100 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। इफ़ द विनर्स गॉट 41% वोट्स ऑफ टोटल वोटर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विनर जो है 41% वोट जो है उसको मिलता है, किसका, टोटल वोटर्स का। यानी कि जितने, मतलब कि जितने वोटर्स थे, मतलब कि उस गांव में, मतलब कि उस जहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है वहाँ पे जितने लोग थे उसका 41% वोट जो है वो विनर को मिला है। टोटल वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि वोटिंग लिस्ट में जितने लोग थे, है ना, यानी कि टोटल जितने लोग थे उसका 41% विनर को मिला है और वह 200 वोट से जीत जाता है ना। एंड वन बाय 200 वोट्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, है ना। तो हमको बताना है कि टोटल कितने वोटर्स हैं वोटिंग लिस्ट में। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम थोड़ा लॉन्ग मेथड ही देख लेते हैं समझने में। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो हमको वो शॉर्ट मेथड भी आसानी से फिर समझ में आ जाएगा। तो पहले हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स थे वो हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम 100 एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो 100 जब एज्यूम कर लिए तो वो 20% जो है वोट देने नहीं आए, है ना। 20% वोट देने नहीं आए तो 80 बचे, है ना, 80 बचे। और 80 में जो है 100 जो 80 लोग वोट दिए, है ना, 100 हम एज्यूम किए थे, टोटल 100 लोग जो वोटिंग लिस्ट में थे, है ना। वोटिंग में फिर 20% लोग जो है वोटिंग लिस्ट के वो वोट देने नहीं आए, तो 80 लोग वोट देने आए। अब 80 में जो है 80 यहाँ पे क्या है, 80 को हम एक तरह से यहाँ पे परसेंटेज है ना, तो हम इसको यूनिट में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसमें जो है 80 यूनिट में जो है 100, यहाँ पे 80 यूनिट जो है जो वोट दिए हैं उसमें क्या हुआ कि जो लोग वोट दिए उसमें से 100 लोग जो है 100 वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, है ना, इनवैलिड हो गया। अब क्या है, इफ़ द विनर गॉट 41% ऑफ टोटल वोटर्स, यानी टोटल वोटर्स का 41% विनर को मिला है। तो यहाँ पे विनर को 41% मिला है, तो विनर को किसका, टोटल वोटर्स का। तो टोटल वोटर्स हमारा कितना था, 100 था, है ना। टोटल वोटर्स कितना था, 100 था। तो 100 का 41% तो 41 ही होगा। तो लूज़र को कितना मिला, अब चूँकि इसको 41 वोट मिल गया है ना, तो लूज़र को यहाँ पे क्या है, इस 80 यूनिट माइनस 100 में जो है इसमें हम 41 को हमको लेस करना होगा, वही लूज़र को मिला होगा, है ना। 41 यूनिट, यानी कि 41 यूनिट लिए, क्योंकि शुरू से हम यूनिट को ही एज्यूम करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 41 यूनिट अगर हम इसमें लेस कर देंगे तो ये 30, लूज़र को 39 यूनिट माइनस 100 मिल रहा होगा, है कि नहीं। अब जो है विनर को 41 यूनिट मिला है और लूज़र को 39 यूनिट माइनस 100, और यहाँ पे विनर जो है 200 वोट जीता है, तो इसका डिफरेंस जो है वही बराबर होगा 200 के, है ना, 200 के। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसमें लेस होगा तो 2 यूनिट, है ना, और 2 यूनिट ये प्लस 100 इक्वल्स टू 200। तो 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर होगा, 100 के, है ना। ये 100 इधर आएगा तो 100 के। तो यहाँ पे हमारा टोटल वोटर
इन वोटिंग लिस्ट में हम जो है क्या डायरेक्ट 100 का निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे 100 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 5000 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि बस तो यहाँ पे ये होता कि हम जो है अगर हम एज्यूम कर लें कि कोई भी वोट इनवैलिड नहीं हुआ है ना। तो इनवैलिड नहीं हुआ है यानी कि ये 80 यूनिट जो है वोट, 80 यूनिट जो वोट है वो हमारा वैलिड वोट है, टोटल ये वैलिड वोट ही है। और विनर को जो है इसमें से 41 यूनिट मिल गया है, यानी 41 यूनिट जो है वो टोटल वोट का है ना, यानी कि 100 यूनिट में से 41 यूनिट जो है ये मिल गया है। तो लूज़र को कितना मिला होगा, लूज़र को जो है वो जो इनवैलिड था वो वोट भी लूज़र को ही मिल गया होगा, है ना। तो लूज़र को अगर वो 100 वोट अगर मिल गया होता तब वो कितना वोट से हारता, जो ये तब विनर जो है तब तो वो 100 वोट से ही जीतता, और लूज़र जो 100 वोट से ही आता। बात तो एक ही है ना, कि विनर जो है तब 100 वोट से जीतता। अगर वो 100 वोट्स जो है इनवैलिड नहीं होता और ये जो है ये किसको मिल जाता, तब ये जो है उसी ये लूज़र को ही मिल जाता। और जब लूज़र को मिल जाता तो ये जो है विनर जो है तब 200 वोट से ना जीत के 100 वोट से ही जीतता। तो ये जो है ये यहाँ पे 39 यूनिट जब इसमें माइनस करते तो ये किसके बराबर होता, 100 यूनिट के बराबर ही होता। तो यहाँ पे 2 यूनिट बराबर यहाँ पे भी 100 हो जाता, और इसको हम आगे इस तरीके से बना सकते थे। तो बात जो है एक ही है, बस समझ का फेर है ना। यहाँ पे इसी बात को जो है हम दूसरे तरीके से हम एज्यूम कर सकते हैं, बस सोचने का है कि आप कितना जल्दी सोचते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। तो बात तो दोनों का एक ही है ना, बस हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक स्टेप कम कर दिए जो एग्ज़ाम में हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजन सेविंग इज 60% ऑफ हिज एक्सपेंडिचर, है ना। रंजन का जो सेविंग है, रंजन जो सेव करता है अपने एक्सपेंडिचर का, जितना वो खर्च करता है उसका 60% जो है वो सेव करता है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 25%, है ना। कुछ महीने बाद उसका इनकम जो है 25% से इंक्रीज़ कर जाता है। बट हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीजेज बाय 60%, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर भी जो है वो 60% से इंक्रीज़ कर जाता है। तो उसके 10 हिज सेविंग इज़ रिड्यूस बाय 5000, है ना। तो इससे क्या होता है कि उसका जो सेविंग है वो 5000 से कम हो जाता है ना। जितना वो सेविंग करता था वो 5000 सेविंग कम करता है। तो रंजन का इंक्रीज्ड इनकम बताना है। तो रंजन जो है सेव कितना करता है, 60% सेव करता है, किसका, एक्सपेंडिचर का। तो हम इसको एक्सपेंडिचर को हम क्या कर लेते हैं कि 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, है ना। तो एक्सपेंडिचर अगर हमारा 5 है तो सेविंग वो कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो इस तरीके से उसका इनकम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। 3, 5, 8। अब क्या बोल रहा है कि कुछ महीने बाद उसका इनकम इंक्रीज़ कर जाता है 25% से। तो 25 का मतलब क्या, 1/4, 1/4। अगर 4 में 1 इंक्रीज़ करें, यहाँ 8 है तो 8 में कितना, 2 इंक्रीज़ करेगा। तो 8 में अगर 2 इंक्रीज़ करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। इनकम क्या हो गया, 8 से 10 हो गया। तो उसका ये एक्सपेंडिचर भी जो है वो 60% से इंक्रीज़ कर जाता है। तो एक्सपेंडिचर हमारा 5 है तो 5 में कितना, 3 से इंक्रीज़ कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर जो हमारा 5 में 3 से यानी 8 हो जा रहा है एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर अगर हमारा 8 हो गया तो सेविंग वो कितना कर रहा होगा, यानी 10 - 8 करेंगे तो हमारा सेविंग पता चल जाएगा, तो 2। तो यहाँ पे सेविंग जो है हमारा कितना से रिड्यूस कर गया, 1 यूनिट से। और ये 1 यूनिट किसको बता रहा है, 5000 को। तो हमको बताना है उसका इंक्रीज्ड इनकम, उसका इंक्रीज्ड इनकम कितना है, 10 है। तो 10 यूनिट का वैल्यू बताना है, तो 50,000 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन अ विलेज 3 पीपल आर कंटेस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ मुखिया, है ना।
तो एक गांव में 3 लोग मुखिया के पोस्ट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, वो लोग चुनाव लड़ते हैं। ऑल द वोटर्स ऑफ दैट विलेज वोटेड, है ना, उस गांव में जितने लोग थे तो वो लोग सभी लोग वोट करते हैं। एंड नन ऑफ द वोट वाज इनवैलिड, और कोई भी वोट जो है वो इनवैलिड नहीं होता है। वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स गॉट 30% ऑफ टोटल वोट्स, है ना, उनमें से एक जो कंटेस्टेंट थे, है ना, तो वो उनको 30% वोट मिलता है। तो क्या होगा, जैसे ये जो है, अगर टोटल अगर हमारा 100 वोटर्स थे उस विलेज में, तो उसमें से एक कंटेस्टेंट को 1, 2 और 3 कंटेस्टेंट थे, तो एक कंटेस्टेंट को 30% मिल जाता है ना, 30 वोट उसको मिल जाता है। What could be minimum absolute margin of votes by which winning candidate led by nearest rival if each candidate got integral percentage of vote, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि जो विनर है वो कितना कम से कम मार्जिन हो, है ना, उसका जो मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन ऑफ वोट्स बाय विच विनिंग कैंडिडेट लेड बाय नियरेस्ट राइवल, मतलब कि वो जो उसका जो नियरेस्ट राइवल, मतलब कि जो सेकंड नंबर पे जो आया हो, है ना, तो उसमें 3 कंटेस्टेंट हैं, तो जो पहला जो होगा जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आएगा जो विनर होगा, और नियरेस्ट उसका राइवल कौन होगा, जो सेकंड नंबर पे आया होगा, है ना, तो उसको जो वोट मिला होगा तो वो कम से कम मार्जिन, मतलब कि जो विनर और सेकंड जो होगा, जो सेकंड आया होगा, है ना, उसका और विनर का जो डिफरेंस होगा वो कम से कम होना चाहिए। वो कितना मिनिमम हो सकता है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर 30% जो है जो एक कंटेस्टेंट को मिलता है, तो दूसरा कंटेस्टेंट और तीसरा कंटेस्टेंट को 70% मिलेगा। अब 70 का कंटेस्टेंट है, अगर दोनों 35-35 अगर लेके आया होगा, है ना, दोनों 35-35 अगर वोट लेके आया होगा, ये दोनों मिलके तो 70 लेके आया होगा ना, 70, तो दोनों अगर 35-35 लेके आया होगा तो दोनों में तो ये टाई हो जाता, है ना, तब तो कोई विनर नहीं होता। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो है 1 लेस करते हैं, यानी कि इसको 34 बनाते हैं, तो ये जाहिर सा बात है ये क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मार्जिन कितना का होगा, यहाँ पे जो विनर है यानी ये विनर हो जाएगा, और ये फर्स्ट रनर अप होगा, है ना, जो सेकंड होगा यानी, और ये थर्ड होगा हमारा। तो जो विनर होगा यहाँ पे कितना का मार्जिन है, 2 का मार्जिन है ना, 2 का मार्जिन है। तो क्या हम इसको और कम कर सकते हैं क्या, ये जो मार्जिन है इसको हम 2 से 1 बना सकते हैं क्या, और सबको क्योंकि इंटीग्रल परसेंटेज चाहिए वोट का, है ना, मतलब कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा। तो अगर हम इन सारे वोट्स को अगर हम हाफ कर दें, है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 है मार्जिन क्या है, 2 है, तो अगर हम सबको आधा कर दें, यानी यहाँ पे इसको 15 बना दें, यानी टोटल वोटर्स को ही हम अगर 50 कर दें, है ना, तो ये भी 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम मार्जिन जो है, यहाँ पे मिनिमम मार्जिन तब कितना हो जाएगा, विनर और फर्स्ट रनर अप का, यानी जो सेकंड है उसका, यानी यहाँ पे मिनिमम मार्जिन जो है 1 हो जाएगा, है ना, यानी कि विनर जो है कम से कम 1 वोट से जो है जीत सकता है कम से कम, है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, मिनिमम मार्जिन, मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन पूछा है ना, तो यही मिनिमम एब्सोल्यूट मार्जिन हो जाएगा हमारा 1। आया समझ में, ओके। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमित सैलरी increased from 20,000 to 32,000. Simultaneously, the rate of income decreased by 37.5%, है ना। तो अमित की सैलरी जो है वो 20,000 से बढ़ के 32,000 हो जाती है, और उसका जो इनकम टैक्स वो पेमेंट करता है वो घट के कितने परसेंट से घट जाता है, 37.5% से घट जाता है ना। So the amount of income paid by him
रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। तो वो जो है जितना इनकम टैक्स पहले पे कर रहा था बाद में भी उतना ही इनकम टैक्स वो पे कर रहा होता है ना। तो व्हाट इज़ द मिनिमम इनकम टैक्स, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मिनिमम इनकम टैक्स इफ़ डिफरेंस द रेट ऑफ इनकम टैक्स बी 6%। तो क्या निकालना है हमें, तो इनकम टैक्स का व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इनकम टैक्स, है ना, हमको इनकम टैक्स का वैल्यू निकालना है ऑफ इफ़ द डिफरेंस ऑफ रेट ऑफ इनकम टैक्स भी 6%, है ना। तो और जो कि हमको इनकम टैक्स का डिफरेंस का रेट, ये इनकम टैक्स के रेट का डिफरेंस जो है हमको दिया हुआ है 6%, है ना, पूछ रहा है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि वो इनकम टैक्स कितना पे कर रहा है ना, जितना वो, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स तो कांस्टेंट, जितना वो पे कर रहा है वो कांस्टेंट ही है ना। तो हमको निकालना है कि वो कितना इनकम टैक्स पे करता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए, हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ये कंजम्पशन और रेट वाला, है ना, जो कि जिसको मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा खर्चा निकल जाता था। तो क्या ये हम, और उस क्वेश्चन को हम इजली उस कॉन्सेप्ट से हम लोग आसानी से बना पा रहे थे, तो क्या वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनकम है ना, ये हमारा क्या इनकम है, और जो भी हमारा इनकम टैक्स होगा, है ना, इनकम, अगर इनकम जो है हमारा टोटल इनकम जो होगा, टोटल इनकम जो है इसको हम टैक्स रेट से अगर मल्टीप्लाई कर दें, टोटल इनकम को टैक्स रेट से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो यही तो हमारा इनकम होगा ना, ये इनकम टैक्स होगा ना, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अगर हम टोटल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दें तो यही तो हमारा, हम जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं यही होगा ना गाइज़। तो हमारा जो है, तो हम जो है यहाँ पे अब वो चीज़ हम लगा सकते हैं, यानी कि हम जो देख रहे हैं कि मेरा जो टोटल सैलरी यानी टोटल इनकम जो है पहले 20,000 था, फिर बाद में कितना हो गया, 32,000 हो गया। तो अब जो है आप बताइए इसका रेशियो क्या होगा। सबसे पहले इसका रेशियो हम देख लेते हैं। तो इसका रेशियो जो है कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, यही हो जाएगा इसका रेशियो, है ना। तो अब जो है, अगर हम जो है, ये हमारा इनकम का रेशियो है, और ये दोनों ही स्थिति में यहाँ पे इनकम टैक्स जो हम पे कर रहे हैं ये इक्वल है ना, यहाँ पे यानी 1 है और ये 1 है। तो क्या हम टैक्स रेट का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। और टैक्स रेट का रेशियो भी जो है वो कितना परसेंट से कम हुआ है, 37.5% से, है ना। और 37.5 का मतलब क्या होता है, 3/8, यानी कि पहले जो है अगर टैक्स रेट 8 था तो बाद में कितना हुआ, घट के, बाद में टैक्स रेट 3 अगर घट गया 8 में तो 5 हो गया। यानी कि यहाँ पे पहले अगर 8 था तो ये हमारा 5 हो गया। यानी कि अगर हमारा ये नहीं भी देता, ये पार्ट अगर नहीं भी देता तो केवल हम इस पार्ट से भी अगर हम निकाल सकते थे, है ना। और अगर हमारा ये पार्ट भी अगर खाली देता, ये टोटल इनकम भी दे देता और ये डिफरेंस भी दे देता, तो भी हम जो है टैक्स रेट निकाल लेते हैं। और टैक्स रेट अगर हम निकाल लेते हैं तो हम जो कितना इनकम टैक्स पे कर रहे हैं वो हम पता कर लेते हैं, है कि नहीं। तो जाहिर सा बात है कि अगर हम जो ये इनकम टैक्स जो है अगर वो सेम ही है, बार बार हम पहले भी जितना पे कर रहे हैं उतना बाद में भी पे कर रहे हैं, तो जो टोटल इनकम जो है उसका जो रेशियो होगा, उसका रिवर्स रेशियो जो है वो हमारा टैक्स रेट होगा, है ना। तो यहाँ पे टैक्स रेट का रेशियो हमको पता चल गया 8:5 है ना। पहले 8 हम पे कर रहे थे और बाद में कितना पे कर रहे हैं, 5 पे कर रहे हैं। तो इसका जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस जो है हमको दिया हुआ है ना, 6%। तो यहाँ पे 3 जो है, 3 यूनिट जो है वो 6 को बता रहा होगा। तो हम जो है दोनों ही स्थिति में टैक्स जो है समान ही पे कर रहे हैं, सेम पे कर रहे हैं। तो हम 8 से निकालें या 5 से निकालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पे अगर हम 5 से ही चलिए निकाल लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 5% का, 5 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 3 का 6, तो 5 का 10 हो जाएगा। और 10% चूँकि बाद का टैक्स रेट है तो हमको किसका निकालना पड़ेगा, 32,000 का, है ना, 32,000 का। तो 32,000 का 10% कितना हो जाएगा, इसका
10% 32,000 का, तो यहाँ पे 3200 हो जाएगा, है ना। चूँकि यहाँ पे हमको टैक्स का वैल्यू पूछा है ना, टैक्स का वैल्यू पूछा है, तो हमको ये वाला इसका ज़रूरत तो पड़ेगा ही, है ना। इसका ज़रूरत इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर हमको वैल्यू अगर नहीं रहता, है ना, अगर वैल्यू नहीं पूछता, अगर परसेंटेज में क्या इफ़ेक्ट आया है अगर ये पूछता, तो हम ये रेशो से ही भी काम चला लेते हैं। लेकिन हमको टैक्स का वैल्यू पूछा है, कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं, तो हमको ये दोनों मतलब कि ये नंबर्स का हमको ज़रूरत पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। तो आप लोगों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। अभी इसी पे और सवाल है, आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। हम इसी पे 3 सवाल लिखे हैं, है ना। तो देखते हैं अगला सवाल। when income of a man increase by 5,000 and simultaneously the rate of tax reduced from 18% to 15%, है ना। in both this situation 19% of income is tax free, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक आदमी का इनकम जो है 5,000 से बढ़ जाता है और उसका टैक्स रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है 18% से घट के 15% हो जाता है। और क्या बोला है, इन बोथ दी सिचुएशन 19% ऑफ इनकम इज़ टैक्स फ्री, और दोनों ही स्थिति में उसका ये जो इनकम का 19% जो है वो टैक्स फ्री होता है। फाइंड हिज इनकम बिफोर डिक्रीजिंग इन टैक्स रेट इफ़ पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, है ना। तो उसका इनकम जो है घटने से पहले हमको बताना है कि उनका ये यानी कि उनका जो इनकम जो है वो फाइंड हिज इनकम बिफोर डिक्रीजिंग इन टैक्स रेट, है ना। हमको पूछा क्या बोला है कि टैक्स रेट घटने से पहले, यानी कि वो मतलब कि उसका टैक्स रेट घटने से पहले वाला इनकम, है ना। जो कि उनका इनकम यानी कि हमसे पूछ रहा है, अल्टीमेटली क्या पूछ रहा है कि उनका इनकम जो है जब नहीं बढ़ा था तब उसका इनकम क्या था, है ना, बिफोर इंक्रीजिंग हिज इनकम, है ना। तो हम जो है इसको क्या कर उसी तरीके से हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे टोटल ये हमारा दिया हुआ है, टैक्स रेट दिया हुआ है ना। तो उसी तरह टोटल इनकम इंटू टैक्स रेट करेंगे तो हमारा इनकम टैक्स पता चल जाएगा कितना हम पे कर रहे हैं, और इनकम टैक्स हमारा दोनों ही स्थिति में क्या इक्वल है ना। तो टोटल इनकम, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा, इंटू टैक्स रेट इक्वल्स टू इनकम टैक्स। तो हमको टोटल इनकम नहीं पता है, लेकिन टैक्स रेट जो है वो हमको पता है कितना, पहले 18% से घट के 15% हो गया है ना। और ये इनकम टैक्स जो हम दोनों ही स्थिति में जितना पहले पे कर रहे हैं उतना बाद में भी पे कर रहे हैं। एक बात और, यहाँ पे बोला है क्या कि दोनों ही स्थिति में 19% इनकम टैक्स जो है फ्री है। तो एक बात बताइए, अगर 19% अगर दोनों स्थिति में फ्री है तो 19% यहाँ पे भी फ्री होगा और 19% यहाँ पे भी फ्री होगा। और अगर 19% फ्री होगा तो रेशो जो है, रेशो में क्या कोई अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, है ना। ये अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो जितना इनकम होगा, ये इनकम का रेशियो जो है, ये टैक्स रेट का जो रेशियो, जैसे यहाँ पे टैक्स रेट का रेशियो क्या है 18:15 है, तो यहाँ पे इनकम का क्या हो जाएगा 15:18 हो जाएगा। अब चूँकि ये जो है 19% कम वाला है ना, 100 में 19% जो है टैक्स फ्री था, है ना। तो ये वही वाला है, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं कि टैक्सेबल को ही एज्यूम कर लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम जो होगा, है ना। तो टैक्सेबल इनकम जो है यहाँ पे ये 19% कम यानी कि 81% के बराबर हो यहाँ पे जो आएगा, और बाद में हम चेंज कर सकते हैं उसको। या फिर अगर हम नहीं भी करें उस चीज़ को, अगर हम नहीं भी करें, हम वैसे ही हमारा जो पहले वाला जो इनकम हमारा जो पहले था, क्या बोल सकते हैं, जो रेशियो हमारा जो है जो रेशियो जो है वो जो इनकम होगा, जो हमारा इनकम होगा यहाँ पे वो क्या होगा, रिवर्स होगा। जो हमारा टैक्स रेट का
जो रेशियो होगा, पर टैक्स रेट का जो रेशियो होगा उसका रिवर्स जो है हमारा इनकम का रेशियो होगा, है ना। इसको हम दिखा देंगे आपको, मतलब कि इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी बना के आपको दिखा देंगे कि वो कैसे जो है इक्वल हो जाता है ना। तो हम जो है यहाँ पे केवल अभी हम इसको यूज़ करके हम इसको बनाते हैं गाइस, देखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा ये इस पार्ट को निकालना है ना। और ये रेशियो ये हमारा 18 और 15 दिया हुआ है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा 15 इंटू 18 हो जाएगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा, है ना। यही हमारा टोटल इनकम का रेशियो हो जाएगा 5:6। अब 5:6 है तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है 1, क्योंकि 5 से बड़ा 5000 से बड़ा है, तो 1 यूनिट जो है 5000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा पहले वाला इनकम पूछा है ना, इनकम बिफोर डिक्रीजिंग टैक्स रेट, ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो टैक्स रेट घटने से पहले वाला इनकम को पूछा है, तो हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25,000 हमारा आ जाएगा आंसर, है ना। अब दिखाते हैं हम आपको कि हम इसको एक्स मान के भी आपको बना के दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये 19% जो है हमारा टैक्स फ्री होने के बाद ये क्यों नहीं आया ये। तो हम जो है अगर यहाँ पे अगर एक्स मान लें, है ना, एक्स का 19% तो हमारा टैक्स फ्री एक्स का 19% टैक्स फ्री, यानी कि इसका 81% जो हम दे रहे हैं, है ना। ये ऐसे कर लेते हैं, 81% दे रहे हैं, और इसका जो है 81% का 18% ये बराबर होगा x माइनस 5000, है ना। और ये इंटू इसका भी 81% इंटू 100, और इसका क्या 15%, ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्थिति में ये हमारा 81/100 और ये 81/100 हमारा कट हो गया, है ना। और बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझे होंगे। तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे अब देखते हैं, है ना। ये इसी सवाल का एक और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अरुण सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 6,000 टू 12,000, है ना। अरुण का सैलरी जो है 6,000 से बढ़ के 12,000 हो जाता है, और सिमिल्टेनियसली द टैक्स रेट डिक्रीज बाय 12.5%, है ना। फाइंड व्हाट परसेंट ही हैज़ टू पे मोर और लेस इनकम टैक्स फ्रॉम द प्रीवियस टैक्स पेमेंट, है ना। तो अब ये हमको क्या पूछा है कि अब जो है वो कितना परसेंट इनकम टैक्स वो कम या ज़्यादा पेमेंट करेगा बाद पहले वाले इनकम टैक्स से, है ना। जो पहले हम जितना इनकम टैक्स पे करते थे उससे कितना कम या कितना ज़्यादा परसेंट वो टैक्स पेमेंट करेगा। तो हमारा जो है यहाँ पे टोटल इनकम जो है हमारा, यानी सैलरी जो है हमारा, सैलरी यानी टोटल इनकम, वो हमारा कितना क्या रेशियो है इसका 6,000 से बढ़ के 12,000 हो जा रहा है, यानी कि रेशियो जो है हमारा 1:2 हो गया। तो और हमारा जो है वो टैक्स रेट जो है 12.5% से कम हो जा रहा है। 12.5% का मतलब क्या 1/8, है ना। तो टैक्स रेट जो है हमारा पहले 8 था, तो अब घट के 7 हो जा रहा होगा, कि नहीं हो जा रहा होगा। तो अब जो है एक बात बताइए, तो हमारा इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है हमारा रेशियो, इनकम टैक्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इनकम टैक्स का रेशियो हो जाएगा 8 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और ये इन दोनों का 2 इंटू 7 यानी कि 14 हो जाएगा। अगर 14 अगर हम यहाँ पे लिखें तो 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14। तो हमारा जो है इनकम टैक्स अब यहाँ पे कितना बढ़ गया हमारा, अब बढ़ गया यहाँ पे, है ना। हमसे दोनों पूछा था कि या तो बढ़ जाएगा या तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। कितना से बढ़ जा रहा है 3 से, है ना। यहाँ पे 3 जो है हम 3 यूनिट ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं पहले से, और 3 यूनिट कितना किस पे 4 पे। 3/4 किसको बताता है 75% को, तो 75% वो अब ज़्यादा टैक्स पे करेगा, है ना। तो इस टाइप का तीनों टाइप का हम लोग सवाल देख लिए। इसमें आपको किसी भी तरीके से अगर पूछेगा
तो आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, है ना, आप लोग बना लेंगे इसको। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बाय 12% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो यहाँ पे इस टाइप के सवाल को, मतलब कि जैसे हम यहाँ पे क्या कर ले, टोटल स्ट्रेंथ को हम एज्यूम कर लेते हैं, जैसे बॉय प्लस गर्ल्स को ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 है, क्योंकि हमको क्या बोला है कि बॉयज़ जो है वो गर्ल्स से 12% ज़्यादा है, टोटल स्ट्रेंथ का जो 12% है वो ज़्यादा है, लड़कों की संख्या जो है 12% टोटल स्ट्रेंथ का ज़्यादा है लड़कियों की संख्या से। तो यहाँ पे बॉयज़ प्लस गर्ल्स अगर हम 100 मान लें तो बॉयज़ जो है कितना ज़्यादा होगा, 12 ज़्यादा होगा, बॉयज़ माइनस गर्ल्स जो है वो कितना ज़्यादा होगा, 12 ज़्यादा होगा। तो एक चीज़ हम, ये चीज़ हम कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम में, अगर हम इसको अगर हम क्या करें, ये इस टाइप का अगर बॉय प्लस गर्ल्स का दे दिया टोटल अगर हमारा 100 और बॉय माइनस गर्ल्स का भी दिया हुआ है 12, तो है ना, इसको हम क्या करें कि एक बार अगर हम इसको 100 और 12 को जोड़ लें, 100 और 12 को जोड़ लें तो 112 हो जाएगा, और इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें, 112 में 2 से डिवाइड कर लें तो ये हमारा 56, यानी कि ये हमारा बॉयज़ का संख्या आ गया। और इसमें हम इस 12 को लेस कर दें, इसमें क्या करें 12 को लेस कर ले तो 88, और इसको हम 2 से डिवाइड कर ले तो ये हमारा 44 जो है ये हमारा गर्ल्स का। यहाँ पे तो नंबर, यहाँ पे हम 100 एज्यूम किए थे, यानी यहाँ पे 56 यूनिट और यहाँ पे 44 यूनिट ये हमारा आ गया। और इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 इंटू 11, है ना, तो यही रेशियो हो जाएगा बॉयज़ और गर्ल्स का, 14 इंटू 11 बॉयज़ गर्ल्स। तो ये हमारा आंसर, इसको हम इस तरीके से कर सकते। कभी कन्फ्यूज़न अगर वैसे एग्ज़ाम में, अगर वैसे आप लोग जिस मेथड से जानते होंगे इसको, है ना, आसान चीज़ों, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन अगर कभी कंफ्यूज हो जाए, अगर फंस जाए एग्ज़ाम में, b प्लस जी और b माइनस जी ऐसे दिया हुआ हो, तो बस एक ही काम करिए कि दोनों को एक बार जोड़ के 2 से डिवाइड लगा ले, तो जो ज़्यादा है उसका वैल्यू निकल जाएगा, और दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर ले तो उनमें से जो कम है उसका नंबर निकल जाएगा, है ना। तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा एग्ज़ाम में। तो हम लोग अगला सवाल बनाते हैं, है ना, कंटिन्यू करते हैं। अ कंपनी मेड अ क्यूबॉइड बॉक्स साइज 16 इंटू 12 इंटू 5 टू सेल दी आइसक्रीम, है ना। एक कंपनी जो एक क्यूबॉइड बॉक्स बनाता है जिसका क्या डायमेंशन है 16 इंटू 12 इंटू 5, है ना, आइसक्रीम बेचने के लिए। बट लेटर इट वाज फाउंड दैट द कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स वाज 14.28% लेस दैन द रिक्वायर्ड कैपेसिटी। जितना ज़रूरत था उससे 14.28% जो है कम कैपेसिटी का बॉक्स जो है वो बन जाता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और क्या बता, वाइल द हाइट ऑफ द बॉक्स वाज करेक्ट, है ना, उसमें से क्या बोल देता है कि बॉक्स का जो हाइट था वो सही था, जो कि कितना दिया हुआ है 5 इंचेस, है ना, यानी कि इस चीज़ को बता रहा हूँ, यानी कि जो हाइट था बॉक्स का वो इक्वल था, वो चेंज नहीं हुआ था। एज पर द रिक्वायरमेंट ही हैज़ टू इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इज इक्वल अमाउंट, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बॉक्स, है ना। तो हमको बताना है कि वो कितना परसेंट से उसके बॉक्स का जो बेस का जो एरिया है ना, चूँकि बॉक्स जो है ये हमारा बॉक्स है, तो इसका जो हाइट होगा, इसका जो हाइट जो होगा वो तो हमारा सेम ही है, तो हमारा बेस का एरिया ही हमको बताना है ना। तो बेस का एरिया तो क्या है, यानी लेंथ इज टू ब्रेथ, है ना, तो हमको वही बताना है, वही हमारा कितना परसेंट उसमें चेंज करना पड़ेगा, कितना परसेंट से हमको बढ़ाना पड़ेगा, है ना। देखिए यहाँ पे लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट, है ना, और ये जो है हमारा ये उस क्यूबॉइड बॉक्स का जो वही होगा हमारा वॉल्यूम होगा ये, है ना। तो यहाँ पे एक बात बताइए, हाइट तो हमारा दोनों, ये क्या दिया हुआ है, हाइट जो है हमारा दोनों ही स्थिति में सेम था, है ना,
और लेंथ और ब्रेथ जो था ये पहले जो है 16 12 था, और यहाँ वाला लेंथ और ब्रेथ जो है हमको बताना है ना। और एक बात क्या दिया हुआ है कि पहले जो कैपेसिटी था वो बाद वाले कैपेसिटी से 14.28% कम था, है ना। तो ये कैपेसिटी जो पहले बाद में जो उसको जितना कैपेसिटी का रिक्वायरमेंट था वो 14.28% का मतलब क्या 1/7, यानी कि उसको रिक्वायर्ड जो उसको ज़रूरत था, रिक्वायर्ड जो वॉल्यूम का ये बॉक्स का जो कैपेसिटी का ज़रूरत था वो 7 था, लेकिन उसको कितना का बना के दे दिया, 6 का बना के दे दिया। अब एक बात बताइए, ये हमारा ये तो कांस्टेंट है, यानी कि 5 और 5 तो कांस्टेंट है, और इसको अगर हम एक ही मान लें, इसको एक पार्ट मान लें, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको कितना चेंज करना पड़ेगा, यहाँ ये यानी कि ये पार्ट अगर हमको निकालना है, ये पार्ट हमको निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इस पार्ट को जो है, इस पार्ट को हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं x। तो अगर ये पार्ट अगर हम इसको यहाँ पे भेजें तो क्या हो जाएगा, ये 16 × 12 हो जाएगा। हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, है ना। हम कोई बस केवल क्या करेंगे, हम जहाँ जो जो कट रहा है उसको हम काट देंगे, है ना। तो यहाँ से ये यहाँ चला आया, है ना, और ये तो वैसे ही कटा हुआ है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, 5 5 है, तो ये तो वैसे ही इसका कोई हम काट सकते हैं इसको ऐसे यहाँ पे भी, है ना। तो जो भी रोल है, यानी कि अगर ये इसको यहाँ पे दे दिए तो ये हमारा यहाँ से x का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी कि बाद वाला जो लेंथ और ब्रेथ का जो डायमेंशन ये होगा हमारे डायमेंशन वो पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम 6 को अगर हम 12 बार में 2 बार में कट गया तो हमारा बाद वाला जो डायमेंशन है वो पता चल गया कि ये लेंथ और ब्रेथ का डायमेंशन क्या होगा तब बाद वाला, यानी 7 × 16 × 2 यही डायमेंशन होगा। और पहले डायमेंशन कितना था, पहले डायमेंशन कितना था, तो वो जो है 16 × 12 था, 16 × 12 था। तो अगर हम यहाँ से क्या कर ले, रेशो निकाल लें, अगर रेशो निकालें तो ये कट जाएगा पहले ही, तो ये जो है हमारा 6 बार में, तो ये 7/6 हो गया, है ना, 7/6 हो गया। यानी कि ये हमारा इंक्रीज डायमेंशन, ये हमारा बढ़ा हुआ डायमेंशन होना चाहिए, और ये हम जो है बना के पहले दे दिए थे। तो हमको जो है कितना से इंक्रीज़ करना पड़ा है, 1 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा लेंथ और ब्रेथ को इन रिस्पेक्ट ऑफ रेशियो, है ना। तो यहाँ पे कितना से हमको यहाँ पे हमें कितना से इंक्रीज़ करना पड़ेगा, 1 से इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो 1 किस में, 6 में ही, है ना, चूँकि ये 16 × 12 जो है ये पहला वाला डायमेंशन था, और ये 7 × 16 × 2 जो है ये हमारा बाद में ये इंक्रीज डायमेंशन था लेंथ और ब्रेथ का, है ना। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे जब हम किए, इसको हम कैलकुलेट किए तो 7/6 आ गया रेशियो हमारा। तो ये हमारा पहले वाला डायमेंशन था, 6 जो है पहले वाले डायमेंशन को बता रहा था, और 7 जो है ये हमारा बाद वाले डायमेंशन को। तो 6 में हमको कितना बढ़ाना पड़ा, 1 बढ़ाना पड़ा। तो 1/6 जो है किसको बताता है, 16.66% को। आया समझ में, क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्रेन देयर आर एज मैनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन, है ना। एक ट्रेन में वैगन की संख्या, बोगियों की संख्या उतनी है जितनी प्रत्येक बोगी में सीट्स की, है ना। जितने नंबर्स ऑफ सीट्स एक प्रत्येक बोगी में है उतना ही बोगी उस ट्रेन में है ना। इन वन ऑफ द वैगन कैरी 25% आर फिल्ड विद 17.3/7% ऑफ इट्स कैपेसिटी। एक वैगन में 25 लोग बैठे हुए हैं, है ना, एक बोगी में 25 लोग बैठे हुए हैं, जो कि उस वैगन की कैपेसिटी का 17.3/7% है ना। तो 17.3/7% का क्या मतलब हुआ। तो एक तो हम इसको अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें, है ना, 7 और 3, 7 और 3 10, और 7 7 7 7 49 1 50, यानी 500/7 इंटू, अगर इसको परसेंटेज 100 से डिवाइड करें यानी 5/7 है ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो कैपेसिटी थी
जो कैपेसिटी वैगन का जो कैपेसिटी था वो 7 था, और ये जितने लोग बैठे हैं ये 5 को बता रहा है ना। और 5 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 25, तो हम 7 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, यानी 35 हो गया, है ना। 5 यूनिट क्योंकि 25 को बता रहा है, 7 यूनिट पे 35 को बता रहा है। यही वैगन का कैपेसिटी होगा, एक वैगन का, 1 वैगन का कैपेसिटी। तो अगर ये यानी कि एक वैगन में मैक्सिमम इतने लोग बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे 35 है तो उतना ही जितना एक वैगन में जितने सीट्स हैं, यानी कि टोटल एक वैगन का सीट्स पता चल गया, और इतना ही वैगन होगा, इतना ही बोगी होगा, तो टोटल उस ट्रेन का कैपेसिटी कितना हो जाएगा। अगर इसको 35 इंटू 35 कर दें तो टोटल हमारा सीट्स पता चल जाएगा, यानी कि 35 हमारा एक वैगन है और एक वैगन में 35 सीट है, तो हमारा उसमें टोटल ट्रेन का जो है पता चल जाएगा, टोटल ट्रेन में कितना सीट है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स डैट कैन बी अकोमोडेट इफ़ इट हैज़ मिनिमम 20% सीट्स ऑलवेज वैकेंट। तो उसमें पूछ रहा है हमको कि कितना पैसेंजर जो है उस ट्रेन में बैठ सकता है अगर जो है 20% सीट जो है वो हमेशा खाली रहे, है ना। 20% सीट जो है हमेशा खाली रहे, तो हमारा टोटल सीट तो पता चल गया। 20% सीट अगर खाली है तो यानी कि 80% अगर भरा हुआ, 80% का मतलब क्या, 4/5, तो 5 सत्ते 35, 7 चौक 28, है ना। यहाँ पे 35 इंटू 28 हो गया। अब हम इसको एक कैलकुलेशन और करके इसको आसान कर सकते हैं। 35 और 28 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि इसको हम डबल कर दें तो 70 हो गया। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, 14, है ना। अगर इसको हम डबल कर रहे हैं तो इसको आधा कर देते हैं। अब जो क्या हो गया हमारा यहाँ पे आसान हो गया कैलकुलेशन, तो 14 सत्ते 98, 980 हो गया हमारा आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक दो बार आप वीडियो देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा गाइस। और हम ये बोल सकते हैं, हम ये गारंटी दे सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपके दिमाग में अगर आ गया तो ये बहुत बेनिफिशियल एग्ज़ाम में, है ना। अगर आप इस तरीके से अगर आप सोच के बना सकते हैं तो ये ज़रूर बहुत फ़ायदा करेगा, है ना। तो थैंक यू गाइस। हम ये परसेंटेज चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था, है ना। हम लोग फिर बहुत जल्द जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अगला चैप्टर ये परसेंटेज है, तो हम रेशियो प्रोपोर्शन शुरू कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये वैसे मैथ्स तो एक दूसरे से कनेक्टेड चैप्टर ही है ना। मैथ्स में क्या है कि हर चैप्टर जो एक दूसरे से क्या है, इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। तो परसेंटेज हम पढ़ लिए हैं, तो चूँकि परसेंटेज के बाद जो है हम रेशियो प्रोपोर्शन अगर हम पढ़ें तो हमको और ज़्यादा आसानी होगा, है ना। तो हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।